हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसी तैयारी चल रही है। मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप परीक्षा 2023 कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉपी में लिखना है। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है हमारी उत्तर पुस्तिका, हमें कैसे लिखना है उत्तर पुस्तिका में। तो देखिए, मेरे पास एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की एक कॉपी है 2022 की, जिसमें इस स्टूडेंट्स के 80 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं इसने। चलिए कॉपी की शुरुआत में दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ निर्देश दिए गए हैं। समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षकों की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको आपकी कॉपी बहुत अच्छे से काम में लेनी है, खराब नहीं करनी है, क्योंकि पूरक उत्तर पुस्तिका आपको विशेष परिस्थितियों पर ही दी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें। प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उस पर अंत में समाप्त लिखकर अंत के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काट दें। और एक महत्वपूर्ण नीचे है 5वें नंबर का, इन्होंने उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त ना छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें। ये हमारे निर्देश थे जो हमने पढ़ लिए। अब चलिए, खंड ए, हमें पता है हमारा पेपर 4 भागों में हमें मिलने वाला है। ठीक है, पार्ट ए, सबसे पहले ये निर्देश दिए गए हैं, पेपर से संबंधित निर्देश हैं, जिसमें पार्ट ए, सबसे पहले खंड ए, सेक्शन ए, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें 12 क्वेश्चन तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिनके आंसर हमको कैसे लिखकर आना है। देखिए इस स्टूडेंट की कॉपी, खंड ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, प्रश्न का उत्तर लिखा है कि ए इसका आंसर है, जो आंसर क्या है 2। ठीक है, प्रश्न कहीं भी नहीं लिखा, उत्तर लिखा है डायरेक्ट। सेकंड का भी उत्तर लिखा है, ऑप्शन भी लिखा है और आंसर भी लिखा है। इसी तरह से इसने अपने सारे 12 प्रश्न किए हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से अपने खंड ए के सारे क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से लिखने हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में हमारे 12 क्वेश्चन के बाद में 6 प्रश्न रिक्त स्थान के आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 लगाकर हमें ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो रिक्त स्थान 6 प्रश्न आएंगे हमारे इसमें, तो हमें प्रश्न लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इस स्टूडेंट्स की कॉपी किस तरह से इसने लिखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, प्रश्न नंबर 2, और आंसर लिखा है दूसरे का रिक्त स्थान का आंसर, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो इसी तरह से आप भी लिख कर आएँ। इसके बाद में तीसरा प्रश्न शुरू होता है 1-1 नंबर का, अति लघुतरात्मक। इसमें 12 प्रश्न है, तो कोई प्रश्न नहीं लिखना और डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3, इसमें 1-1 नंबर के 12 प्रश्न है। इस तरह से हमारे पास टोटल 30 अंकों के प्रश्न 30 प्रश्न हमें पार्ट ए में मिलने वाले हैं। देखिए ये तीसरे का 2, 3, 4,
तीसरा क्वेश्चन और उसका 5वां सवाल, यहाँ पर चौथा, फिर ये कर दिया और इसके बाद ये कर दिया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, पेपर करने के दौरान अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और उसके ऑप्शन में रिक्त स्थान में या किसी में भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं, उसी एक ही सवाल को लेकर ना बैठें। अभी पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी भी हमें करना है, तो और समय का विशेष ध्यान रखना है। जब आप एक बार पूरा पेपर कर चुके होंगे तब आप दोबारा उस सवाल को करें, क्या पता अब आपसे वह सवाल आसानी से हो जाए, तब आप उसको दोबारा हल करें। बहुत सी बार एग्ज़ाम देने जाते समय ऐसा लगता है कि हमने जो पढ़ा, हमने जो याद किया वो तो हमें याद ही नहीं है, हम भूल गए, हमें कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब आप परीक्षा कक्ष में पेपर करने बैठते हैं तो सब आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो हमें सब कुछ एग्ज़ाम में याद आ जाता है और हम पेपर भी अच्छे से सोल्व कर आते हैं। इसलिए अपने आप को रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक पॉजिटिव विचारों और मेहनत से ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। पार्ट ए बेसिक फॉर्मूला सूत्रों पर आधारित है। पार्ट बी खंड ब, इसमें थोड़े बड़े सवाल हैं जो 2 नंबर के होंगे। तो देखिए, इस स्टूडेंट्स ने 4 नंबर लगाया, प्रश्न नहीं लिखा है और आंसर पूरा सॉल्व कर दिया है। देखिए आंसर को इसने यहाँ पर डिब्बे में बंद कर दिया है, n का मान, ठीक है। इसके बाद में इसने पार्ट बी के सभी सवाल हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर लगाए हैं और उनको हल किया है, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में उन्हीं सूत्रों पर आधारित बड़े सवाल हैं जिन्होंने मेरे शुरू के 3 वीडियोस देखे हैं उन्हें पूरी किताब के सूत्र अच्छे से याद होंगे और मेरे सारे वीडियोस ध्यान से देखने के बाद आपको पेपर के चारों सेक्शन ABCD हल करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरे सारे वीडियोस के लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तैयारी आपको करनी है, आपकी तैयारी में हेल्प करने का छोटा सा प्रयास है मेरा। पार्ट बी के 13 क्वेश्चन करने के बाद में हम पार्ट सी करें। पार्ट डी पर आते हैं अब हम। पार्ट डी जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से पार्ट डी हमारा शुरू है। पार्ट बी ख़त्म हो गया, पार्ट सी हो गया। देखिए पार्ट सी में बंटन माध्य ज्ञात कीजिए। पार्ट सी में 17 क्वेश्चन नंबर 17 अथवा में है, समांतर श्रेणी के सवाल हैं दोनों। 18 में त्रिभुज की रचना 11.1 और अथवा में दिया है 11.2। दोनों ही मैंने आपको वीडियोस बना के बताए हैं, 11.1 और 11.2 के अच्छे से सवाल करवाए हैं आपको। इसके बाद में ये हमारे अथवा में सवाल होने के बाद फिर से 14 प्रश्नावली का सवाल हमें मिल गया है, बंटन बहुलक, ठीक है। खंड द डी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 21 से ग्राफ का प्रश्न है। तो एक प्रश्न ग्राफ का अथवा में आएगा, जो आपको अच्छे से सवाल करना आता है उसको आप हल करके आएँ और ग्राफ को कॉपी के बीच में बांधें। पैमाना जरूर लिखें, पैमाना लिखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 23, 22 और ये इसके बाद में हो गया 23। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए अथवा बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रश्नावली 14 का, ठीक है। तो यहाँ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि देखिए प्रश्न नंबर बहुलक का 23 में 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29
ये सतत अंतराल नहीं है। सतत अंतराल में क्या होता है, अगर हम 0 से 10 लिख रहे हैं तो 10 से 20, 20 से 30, ये हमारा सतत अंतराल होता है। अगर इस तरह से बहुलक या माध्यक या किसी में भी सवाल पूछा जाए, पहले आपको इसको सतत अंतराल बनाना है। सतत अंतराल बनाने के लिए देखिए, इस बच्चे की कॉपी में आपको दिखाती हूँ कुछ क्या करना है। सतत अंतराल में क्वेश्चन नंबर 23, 1 से 9, ये सभी सतत अंतराल में नहीं थे। तो जब सतत अंतराल में नहीं होते हैं और उसको सतत अंतराल में हमें सतत अंतराल बनाना होता है, तो वर्ग की उच्च सीमा और उसके तुरंत बाद वाली आने वाली वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के अंतर का 9 और 11 में से 9 गए तो 2, उसकी निम्न ये तो इसका तो उच्च सीमा और इसके तुरंत बाद आने वाली निम्न सीमा के अंतर का आधा करते हैं तो 1 आया। तो 1 उच्च सीमा में तो जोड़ देंगे और निम्न सीमा में से घटा देंगे, जिससे हमारा वर्ग अंतराल सतत हो जाएगा। इस 1 में से 1 घटाया तो 0 आया। 9 में 1 जोड़ा तो 10 आ गया। इसी तरह से 11 में से 1 घटाया तो 10 और 19 में 1 जोड़ा तो 20। इस तरह से हमें सतत वर्ग अंतराल कर लेना है। ये सवाल मुझे यहाँ दिख गया तो मैंने आपको समझा दिया। प्रश्नावली 14 में से बहुत सारे सवाल पार्ट ए से लेकर पार्ट डी में आपको देखने को मिले हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाना है। और एक बात और नोटिस की होगी कि पार्ट ए में छोटे प्रश्न हैं, फिर पार्ट बी में उससे बड़े, और पार्ट सी में और डी में और बड़े प्रश्न हैं। तो यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे आपने मेरे शुरुआती तीनों वीडियोस सूत्रों के और सभी वीडियोस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के देखे होंगे, तो वो केवल आपके पार्ट ए के प्रश्नों को ही हल नहीं करवाते, वे पूरे पेपर के सवालों को हल करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए पेपर के सभी सवालों को अच्छे से समझें, फिर उनके आंसर सॉल्यूशन करें। अब जैसे कि सारणी आपको बना के देता है इस तरह से क्वेश्चन में, पार्ट डी के लिए मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगी कि इस तरह से सारणी दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से सीधी यहाँ सारणी को इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर लंबाई आ जाएगी, यहाँ पर पत्तियों की संख्या आ जाएगी, और फिर यहाँ क्या करेंगे, वर्ग अंतराल सतत कर देंगे और इस तरह से सवाल को हम आगे सोल्व करेंगे। तो जब आप बड़े सवाल पार्ट डी को हल करते हैं तो सवालों के अंक विभाजित होते हैं, तो आपको कुछ अंक सारणी में वर्ग अंतराल सतत करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, सूत्र में सूत्र लिखा, बहुलक का अगर सूत्र लिखा, बहुलक का सूत्र लिखते ही आपको कुछ अंक यहाँ मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में वैल्यू पुट किया आपने, वैल्यू पुट करते ही आपको फिर से अंक मिल जाएंगे। वैल्यू पुट करके आंसर निकाला तो उसके भी आपको अलग से नंबर मिलेंगे। पूरे तरह से अंकों में विभाजित होता है पार्ट डी। अतः मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आपको जितना सवाल आता है करें, सूत्र याद है सूत्र लिखें, वैल्यू पुट करें, पर किसी भी सवाल को छोड़कर ना आए। शुरुआती ऑब्जेक्टिव सवाल सारे करें, BCD के भी पूरे करें। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिनमें कुछ बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ ठीक है, कुछ थोड़ा कमज़ोर है। उन सभी की परेशानियां और बार बार की गई उनकी गलतियों और उनके द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर मैं आपको सारी वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करवाती हूँ और ध्यान में रखती हूँ कि बच्चों को कहाँ पर समझ में नहीं आया और कहाँ पर उनको क्या समझाना है। बहुत सारे विद्वान गणित के साथीगण मुझसे जुड़े हुए हैं,
जिनके सुझाव और प्रेरणा से मैं आपको सभी वीडियोस बनाकर उपलब्ध कराती हूँ। आप सभी देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको समझ आ रहे हैं, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सभी वीडियोस आसानी से देख पाएँ। जुड़े रहिए मुझसे, तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।